आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त बाजार की बड़ी बातें। बाजार में आप देखें तो ऊपर के लेवल से हमने गिरावट आते हुए देखी जब एक बार बैंकिंग एनपीए का एक्ट बाहर आया, उसके डिटेल्स निकल कर आए। उसके बाद अब टिकने की कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन दबाव बना हुआ है। ऐसा लगता है कि हफ्ते के आखिरी दिन सेल ऑन न्यूज देखने को मिल रहा है, खासतौर पे बैंकिंग शेयरों में, और उसके साथ साथ दूसरे सेक्टर भी कमजोर हो रहे हैं। इनफैक्ट इस वक्त बाजार में आप देख सकते हैं 80% शेयर्स गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बैंकिंग की तो हमने बात कही, इसके अलावा कमोडिटी बाजार में कमजोरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेस मेटल के दाम गिरते हुए नजर आए हैं और उसके चलते मेटल और ऑयल, ये दो और ऐसे अहम सेक्टर हैं जहां पर हमने काफी पिटाई होते हुए देखी है। बाजार में ट्रेडर्स का रुख देखें तो कॉल राइटिंग काफी जोरदार हो रही है और खासतौर पर 9400 के लेवल पर जमकर कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दी है। तो ये अब तक बाजार की तस्वीर, और अगर आप निफ्टी पे नजर डालें तो इस वक्त एक बार फिर से दिन के निचले स्तरों की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ऊपर के स्तरों से हमने जहां शुरुआत में कोशिश की थी 22,900 की तरफ जाने की, 22,850 के आसपास तक गए थे। गिरावट के दौरान हमने करीब 22,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की है, लेकिन अब फिर से आप देखिए तो टिकना मुश्किल बना हुआ है मार्केट के लिए। आज आखिरी घंटे के दौरान अगर आप देखें तो इस कमजोर मार्केट ब्रेथ के बीच क्या कोई सपोर्ट मिलेगा, उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं नजर आती। ऐसे में कहां होगी हमारी नजर? बाजार पर ओवरऑल हमारी नजर होगी आखिरी सौदा में। आज देखेंगे कि क्या इस तेज गिरावट के बाद आपको आज भी बेचकर जाने का मौका है या आप इसके सामने खड़े होकर पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। बैंक शेयरों में खास तौर पे अब आपको क्या करना चाहिए, इस पर नजर रहेगी। बैंकर्स से जानेंगे कि एनपीए पर यह अध्यादेश कितना कारगर हो पाएगा। इस वीकेंड के दौरान 7 मई को फ्रांस में आखिरी चरण का मतदान होना है, उसका कितना असर होगा बाजार पे, ये भी समझेंगे। अगले हफ्ते निफ्टी की 8 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, इन पर क्या करना चाहिए ये व्यू लेंगे। और साथ ही हुडको का आईपीओ खुलेगा सोमवार को, इसमें पैसे लगाएं या नहीं ये भी जानेंगे। एस चांद की लिस्टिंग कैसी होगी, इस पर भी होगी चर्चा। और रोज की तरह कुछ ही देर में क्या लॉन्ग करें और क्या शॉर्ट आपको बताएंगे। 3 बजे लेकर आएंगे निफ्टी कॉल्स और 3:15 पर बीटीएसटी या एसटीबी। और आइए अब नजर डालते हैं आज के चार्ट्स पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, और निफ्टी का चार्ट आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, फिलहाल निफ्टी पे हमने जिस तरह से बाजार में ऊपर के लेवल पर दबाव देखा है, इस चार्ट में आपको साफ तौर पर नजर आएगा। ये डेली चार्ट है और पिछले करीब 5-6 सेशन से हम एक दायरे में चल रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ना तो हम 9,300 के नीचे ज्यादा अटके, नीचे आए पर बाउंस हो गए। ऊपर की तरफ हमने रेजिस्टेंस लिया 9,370 के आसपास का। अब आज की जो खास बात है, आप इस रेंज के ऊपर भी निकले और इस रेंज के नीचे भी आ गए और अब नीचे ही बंद होने की तैयारी दिखाई दे रही है। उस लिहाज से आज आखिरी घंटे के दौरान ये कहा जा सकता है कि 9,300-310 ये एक रेंज है, इसके नीचे अगर हम बंद होते हैं तो ये मानना चाहिए कि बाजार में गिरावट की शुरुआत शायद हो चुकी है और ये नुकसान अभी आपको दिखाई देगा अगले 1-2 दिन कम से कम। नीचे के स्तरों पे फिर आपको सपोर्ट ढूंढने पड़ेंगे और आप जैसे कि यहां पर देख सकते हैं गैप बनाया था हमने, तो इसके अंदर कहीं शायद सपोर्ट मिलने की गुंजाइश बनती है। अगर आज 9,300-310 की ये जो हम बात कर रहे हैं इसके नीचे ही आपको क्लोजिंग होती हुई नजर आती है तो बहुत मुमकिन है कि अगले हफ्ते हम 9,225 के आसपास तक के लेवल निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसे माहौल के बीच आप देखिए कहां पे इंटरेस्टिंग ट्रेड्स हो रहे हैं। एक चार्ट जो आज हम आपको दिखाना चाहेंगे वो है माइंड ट्री का। ऐसा लगता है कि जब कमजोरी देखी जा रही है बाजार में तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे स्टॉक्स जाहिर तौर पे ढूंढने की आप कोशिश करेंगे जहां पर तेजी का मौका बन सकता है, और ऐसे में आईटी शायद वो एक कॉन्ट्रा ट्रेड का मौका आपको दिखा रहा है। ये देखिए ये वीकली चार्ट्स है फिलहाल और 830-35 के आसपास यहां पर हमने एक डबल बॉटम बनते हुए देखा है और उसके बाद अब ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद हम ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट की तैयारी में है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट इस माहौल में हमें नजर आता है जिस पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। और यहां पर अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया लें तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसने एक हायर बॉटम तो बना दिया है, लगातार अब ये हायर बॉटम की तरफ जा रहा है, लेकिन हायर टॉप बनाने की भी कोशिश इस वक्त एक बारगी तो कामयाब होती हुई नजर आ रही है और एक तरीके से इस डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां से आपको
एक बार की जो उछाल मिलेगा वो आपको 540 के लेवल के आसपास तक ले जा सकता है। इस चार्ट को देखते हुए हम ये कहेंगे ये ऊपर के टारगेट आपके लिए फिलहाल बनते हुए करीब इस लेवल के आसपास नजर आते हैं। लेकिन दरअसल इसकी जो चाल रही है, और अगर हम आपको दिखाएं कि कितनी एक थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया अगर आप लेते हैं, 2011 के आसपास से इसने करीब 70 रुपए के लेवल से तेजी दिखाई थी और उसके बाद ये करेक्ट हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये सपोर्ट लेवल्स टेक्निकली, और यहां से अब ये जो बाउंस करने की कोशिश कर रहा है तो ये आपके लिए दरअसल एक शायद मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। इन लेवल से ऐसा दिखाई देता है और तेजी के दौरान आपको इस पे इमीडिएट तौर पे, तो जैसे हमने आपको एक टारगेट दिया है 540 के आसपास के, लेकिन थोड़ा अगर आप इंतजार करते हैं तो 630-35 तक जाने का मौका दिखाई दे सकता है इस रिकवरी में, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर से ये चल रहा है। और अगर आप लंबा नजरिया लेते हैं, यहां पर रुकना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक शानदार रिटर्न देने वाला स्टॉक हो सकता है। तो ऐसे माहौल में जब बाजार में काफी हद तक अब तक जो शेयर चल रहे थे वो थक रहे हैं, वहां पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, तो अब कहां आपको जाना चाहिए? अब ये मौका है कि आप अब तक के मुनाफे वाले शेयर से निकले और उन स्टॉक्स की तरफ निवेश करने के बारे में सोचें जो अब तक करेक्शन में थे। आईटी ऐसा ही एक सेक्टर है और यहां पर हमें लगता है कि आपके लिए निवेश का एक काफी बेहतर मौका बनता है इस एक स्टॉक में। और अगर एक और ऐसा ही स्टॉक हम ढूंढने की कोशिश करें जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, तो वो बनता है ओरेकल फाइनेंशियल्स का। वो भी चार्ट आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और हमने इस स्टॉक पे अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि लगातार गिरावट के बाद अब पहली बार यहां पे ऐसा लग रहा है ये खरीदारी का मूव बनता हुआ नजर आया है। और ये अगर आप देखें हफ्ते की शुरुआत में इसने लो बनाया था, उसके बाद लगातार मजबूती दिखाई है, तो निचले स्तरों पर एक स्ट्रांग कैंडल बन रही है ऐसे सेक्टर में। तो ये बताता है कि इस पूरे सेक्टर में शायद इस वक्त एक स्ट्रांग बेस बनाकर तेजी का दौर है। शिफ्ट हो रहे हैं स्मार्ट ट्रेडर्स और आप भी उनके साथ साथ शिफ्ट हो सकते हैं। हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर आज हालांकि थोड़ा सा निराश दिख रहा है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम पिछले कई दिनों से देखते थे कि निफ्टी सेंसेक्स करेक्ट होते थे, लेकिन हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर करेक्ट नहीं होता था, वो लाल निशान में आता ही नहीं था। आज आया है क्योंकि आज मार्केट में पहली बार वॉल्यूम गिरावट की तरफ आया है। लोगों ने वाकई में बिकवाली की है, मुनाफा वसूल किया है और आज कॉल राइटर्स पूरी तरह हावी है बाजार पे। जहां लगातार हम जम के पुट राइटिंग देखते थे, पुट कॉल रेशियो रोज बढ़ रहा था, तो वो भी हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर आपको फिलहाल संकेत दे रहा है। और ये 40 का आंकड़ा दरअसल यही बताता है कि बाजार में अब मूड थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है बिकवाली की ओर। तो किरण जाधव हमारे साथ बने हुए हैं। किरण, सबसे पहले तो आपकी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या बनती है? निफ्टी में मैं जैसे कहा कि 9270 बहुत अहम लेवल है। अगर ये निकल जाता है तो 100 पॉइंट नीचे खुलता नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि अगर अभी कोई हाई रिस्क ट्रेडर है तो अभी लॉन्ग किया जा सकता है क्योंकि सपोर्ट नजदीक है। देयर इज नो टेक्निकल रीजन टू गो लॉन्ग। पर अगर 9270 निकल जाता है निचले स्तरों से तो मेरा मानना है कि 100 पॉइंट की नीचे मूव देखने को मिलेगी और स्टॉप लॉस के लिए फिर 9310 का स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ट्रैक्शन न्यूट्रल है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 22,500। जब तक 22,500 के ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि वापस एक बार निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो मिक्स्ड बैग है और हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए ही आज का मार्केट या अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस हाई रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर्स के लिए ही रहेगा। ओके, हाई रिस्क ट्रेडर के लिए है फिलहाल ये बाजार। और आइए देखते हैं ऐसे में सबसे ज्यादा पोजीशंस जहां पर बनती हुई नजर आ रही हो हिंडाल्को साफ तौर पे और वेदांता भी, इन दोनों ही मेटल स्टॉक्स की जिस तरह से पिटाई हो रही है, आज शॉर्ट करके जाएंगे। वेदांता में निचले स्तरों से बहुत अच्छी पुल बैक देखने को मिल रही है प्रदीप जी। 218 से 224 तक के स्टॉक ने उछाल दिया है और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं तो पिछले 2-4 बॉटम्स जो इंपॉर्टेंट बॉटम्स है वो ज्वाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू भी करीबन 220 के करीब ही आती है। तो ट्रेंड लाइन वैल्यू है तो इधर बेचने की सलाह नहीं है। पर शॉर्ट टर्म चार्ट्स में जो बॉटम बना था करीबन 229 का, तो 229 तक ये स्टॉक ऊपर आ सकता है। तो मेरा मानना नहीं है कि इधर शॉर्ट करने की सलाह होगी। सरकारी बैंकों में जिस तरह से आज मुनाफा वसूली हो रही है, खासतौर पे देखिए 2 स्टॉक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों में काफी मंदी की पोजीशन बनी है। क्या शॉर्ट करेंगे या लॉन्ग है तो काट के जाएंगे? लॉन्ग है तो काट के चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि होल्ड करना चाहिए अभी।
पर बैंक ऑफ बड़ौदा की पहले बात करें तो इधर बिल्कुल मुझे लगता है कि एक छोटा सा और भी निचले स्तर देखने को मिल सकता है। 184, 180 के लेवल्स देखने को मिल सकता है, पर इसके नीचे मैं जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। वापस एक बार एक अच्छा बाउंस बैक आएगा और मुझे लगता है कि 195, 96 तक आएगा। जैसे मैंने कहा पहले कि दोनों साइड के मूव्स देखने को मिलेंगे अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। अच्छा, एक स्टॉक जहां लोग मंदी करके बार बार फंसते हैं, इंडिया बुल्स रियल, आज फिर से काफी मंदी हुई है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में बिल्कुल थोड़ी मंदी होती नजर आ रही है, पर उतनी भारी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है, जहां पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मूव आएगा। इसमें एक अच्छा सपोर्ट बैंड है करीबन 148 का, जो कि टूट नहीं रहा है। तो जब तक 148 के ऊपर है तब तक बड़ी मंदी नहीं होगी, पर अगर 148 टूटता है तो फिर 132 के लेवल्स भी देखने को मिल पाएंगे। तो 148 के नीचे ही शॉर्ट करने की सलाह होगी। ओके, जैन इरिगेशन आखिरी स्टॉक आज का, मंदी करेंगे? जैन इरिगेशन में बिल्कुल मंदी करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि इधर से और गिरावट हावी होती नजर आएगी। मेरा टारगेट इस स्टॉक के लिए करीबन 99 रुपीज 50 पैसे का रहेगा। तो इस ट्रेड के लिए 105 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस साइज करूंगा। ओके, चलिए वक्त है इजाजत लेने का फिलहाल किरण आपसे, और साथ ही हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे एनपीए अध्यादेश की, फेडरल बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक की राय जानेंगे इसमें। स्वागत है आपका एक बार फिर, और इस वक्त देखिए 9300 के करीब फिर से निफ्टी अटकते हुए नजर आया है। निफ्टी बैंक 70 पॉइंट का नुकसान अभी बाकी है, निचले स्तरों से संभलने की कोशिश जारी है। हालांकि मोटे तौर पे हमने सेल ऑन न्यूज होते हुए देखा है। तो ये तो है बाजार की बात, जहां मुनाफा वसूली बैंक शेयरों में हो रही है, लेकिन दरअसल बैंकर्स क्या कहते हैं आज के इस अध्यादेश पे। आशुतोष खजूरिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फेडरल बैंक के। मिस्टर खजूरिया, कैसा लगा आपको ये अध्यादेश? मेरा तो ये मानना है कि ये जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं अध्यादेश के रूप में ले लें या इसके पहले जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो अनुमति दी गई थी S4A या SDR, ये जितने सब प्रयास हैं वो ये हैं कि अभी जो समस्या है एनपीएस की, कैसे इससे पार पाया जाए, कैसे इससे बाहर निकला जाए, और उसके लिए कौन कौन कितना कितना सेक्रीफाइस कर सकता है, और उस सेक्रीफाइस को करते समय उसको कितना कंफर्ट मिलना चाहिए। इस सेंस में ऐसा न लगे कि आज जो निर्णय लिया गया है उसकी जो क्या बोलते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद अगर स्थितियां आज की अजम्पशंस के अनुरूप नहीं रहती तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी इस तरह की आए कि आदमी रिटायर होने के बाद भी जो है फिर उसको परेशानी हो। तो इसलिए उसमें पारदर्शिता आए, और न सिर्फ पारदर्शिता आए, एक ऐसी समिति, ओवरसीइंग कमेटी हो जो आज के तथ्यों को देखते हुए आज के हालात पर क्या निर्णय लिए जाने हैं उस पर उसका जो है विश्लेषण करके और कोई निर्णय ले सके, और वो निर्णय लेते समय उनको वो कंफर्ट मिले, उनको वो कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ ये बैंक के हित में या अर्थव्यवस्था के हित में ये एक अच्छे ऑप्शंस में से, एक अच्छे विकल्प में से है। तो आई थिंक अध्यादेश के आने के बाद इन सब चीजों में ये एक और कदम है उस ओर, जिसमें सरकार, केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सभी बैंकिंग इंडस्ट्री, ये सब मिलकर इस प्रयास में है। तो खजूरिया साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब आरबीआई कहेगा कि आपको किसी मामले में बैंक्रप्सी की प्रक्रिया जो है शुरू करनी चाहिए, ये फैसला अभी तक बैंकर्स नहीं ले पा रहे थे, तो अब आरबीआई ले लेगा उनके लिए? नहीं, आरबीआई तो नहीं लेगा। उसमें वो क्या होगा कि एक ऐसी समिति जैसी बनेगी जिसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, और वहां उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होकर जो भी अनुकूल, मैंने कहा ना, उस समय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जो भी बेहतर विकल्प होगा उसको लिए जाने की एक इच्छा शक्ति रहेगी। उसमें कोई डर, भय या कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी कि मैं अभी करूं कि नहीं करूं, बाद में मेरी मतलब वो हो कि क्या बोलते हैं बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट के हिसाब से जो है उसमें जो है वो गलतियां ढूंढी जाएं और ये सब, क्योंकि 4 साल बाद क्या होगा वो आज अनुमानित करना बहुत सरल नहीं है। तो 4 साल बाद कोई ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें कि आपने 4 साल पहले जो निर्णय लिया था वो ठीक नहीं था, वो गलत था, तो वो चीजें जो है वो उससे डर के कई बार निर्णय लिए ही नहीं जाते हैं। कम से कम ये अध्यादेश आने से पारदर्शिता बढ़ती है, कई लोगों का उसमें भाग लिया जाना होता है संभव एक ही समय में, और
इच्छा शक्ति बढ़ती है उस समिति की क्या अधिकारियों की कि हाँ कमेटी के सदस्यों पर भी इसी तरह के सवाल नहीं उठ सकते खजुरिया साहब? देखिए साहब, सवाल तो किसी पर भी कभी भी उठ सकता है, लेकिन जब किसी एक इंडिविजुअल को क्या होता है कि अभी आपके सामने जिसके आधार पर आपने देखा कि भाई कोई एक निर्णय लिया गया जो 2009 में या 2010 में लिया गया और उसकी प्रतिक्रिया ये होती है कि आज जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी की तरफ या उसकी जांच और वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं, तो जो आने वाली पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी है जो निर्णय लेने की शायद कोशिश कर रही थी, वो रुक जाती है। वो कहती है यार पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं 7 साल बाद क्या परिस्थितियां होंगी जिसमें आपको आप कटघरे में हो सकते हैं कि ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। इसलिए मैंने कहा आज की तारीख में जो उपलब्ध आंकड़े हैं, आज की तारीख में उपलब्ध जो जानकारियां हैं, आज की तारीख में उपलब्ध जो विकल्प हैं, उनमें से एक बेहतर विकल्प खोजकर और उसका अनुपालन करने की इच्छा शक्ति आए कि हाँ ये करेंगे, और सब मिलके एक सामूहिक जो है वो जिसको पंच न्याय बोलते हैं, पंच न्याय के हिसाब से वो कार्य हो। अब उसमें जब कोई भी चीज क्या फॉल्ट प्रूफ नहीं हो सकती, और फॉल्ट प्रूफ होने के चक्कर में अगर आप कोई निर्णय ही न लें तो फिर तो एकदम पूरा जो है एकदम सब काम ही रुक जाता है। पैरालिसिस जिसको बोलते हैं वो हो जाती है, जैसे आपने पिछले ओके। खजुरिया साहब आप बने रहिए हमारे साथ। एनएस वेंकटेश, ईडी और सीएफओ लक्ष्मी विलास बैंक के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर वेंकटेश, आप कैसे देख रहे हैं इसको, जो फैसला अभी तक बैंकर्स नहीं ले पा रहे थे, क्या अब वो वाकई लेंगे आरबीआई के निर्देश पर या कमेटी के निर्देश पर? क्योंकि हम लगातार कम से कम पिछले 4-5 सालों से बात कर रहे हैं एनपीए रेजोल्यूशन की, और हर बार जब कोई नई चीज आती है हाथ में तो बाजार को लगता है कि हाँ अब तो हो जाएगा, और फिर वो होता नहीं है। मेरे अंदाजे से ये एकदम अच्छा तरफ का रेजोल्यूशन लेके आया है, ऑर्डिनेंस लेके आया है। बैंकर्स के लिए एक बहुत फायदा हो जाएगा इसका ऊपर। पहले टाइम पे वो इतना जल्दी से डिसीजन नहीं लेते थे। अभी ये ऑर्डिनेंस के हिसाब से बैंकर्स का हाथ को थोड़ा मजबूत हो गया, और सेंट्रल बैंक का भी इंटरवेंशन हो जाएगा इसका ऊपर। तो इसलिए ये ऑर्डिनेंस अच्छा ऑर्डिनेंस ही है। आप देखेंगे तो एक चैप्टर 11 बैंक्रप्सी होता है यूएसए में, तो वो सेम टाइप ऑफ थिंग दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू इंडिया। इसका बेनिफिट क्या है कि वो डिसीजन जल्दी से जल्दी लेंगे तो अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू मिल सकता है। नहीं तो वो 5 साल 7 साल के बाद आप निर्णय लेंगे तो वो अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू सब खो चुका होगा। इसलिए सरकार ने ये ऑर्डिनेंस लेके आया है। ये एकदम बढ़िया ऑर्डिनेंस है और बैंकर्स के लिए फायदा है, और सेंट्रल बैंक का हाथ भी स्ट्रेंथन हो गया। ओके। तो कब तक आपका अंदाजा है कि रिजल्ट दिखना शुरू होगा? आगे क्या क्या होगा? आगे शायद सबसे पहले तो अभी सरकार जब थोड़ी निटिग्रिटीज बताएगी अब से कुछ देर के बाद, और फिर आरबीआई से दरअसल इसके डिटेल्ड दिशा निर्देश आएंगे। मेरा ओपिनियन है कि वो आरबीआई का गाइडलाइंस आ जाएगा, और आरबीआई ने थोड़ा एक्सपर्ट कमिटीज निकालेंगे। वो एक्सपर्ट कमिटीज ने हर एक लोन अकाउंट्स का ऊपर विचार करके वो बताएंगे कि कौन सा लोन अकाउंट में ये इंसॉल्वेंसी पिटीशन लेने का सही रहेगा, कौन सा उसमें ऑलरेडी काम चालू है, वो रिस्ट्रक्चरिंग चालू है और वो प्रोमोटर्स ने अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उधर शायद वो नहीं होगा। तो शायद ये विलफुल डिफॉल्टर्स, वो रिकैल्सिट्रेंट प्रोमोटर्स, उन लोगों के लिए एक थोड़ा मुश्किल होगा कि आरबीआई सडनली बताएंगे कि आप इंसॉल्वेंसी पिटीशन लगा दो। तो इसलिए वो सब देखने के लिए एक्सपर्ट कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करेंगे आरबीआई। ओके। खजुरिया साहब ये बताइए कि ये जो इंसॉल्वेंसी के लिए बैंक्रप्सी कोड जो हम कह रहे हैं पास हो गया, उसके बाद अभी तक इसका इस्तेमाल बैंकर्स ने क्यों नहीं किया है? ये अब फिर से आरबीआई नया आदेश दे तब बैंकर्स इस्तेमाल करें, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं। आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि कई केसेस ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं, और ये चूंकि वैधानिक मामले हैं, इसमें इस तरह से एक
क्या कहते हैं एक रिफ्लेक्सिस के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिए जा सकते। तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मेरी जानकारी में कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो विचाराधीन है। अब मेरा मतलब ये कहना था, मैं पूरी तरह से सहमत हूं अभी जो वेंकटेश साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी इस बात का है कि आप समय पर निर्णय लें। अगर सामयिक निर्णय नहीं हुए तो जो आस्तियां स्थापित की गई हैं, जो एसेट्स क्रिएट किए गए हैं, उन एसेट्स की कंडीशंस भी डिटेरियोरेट होगी। अगर मान लीजिए वो कुछ दिनों से प्लांट नहीं चल रहा है तो वैसे ही जो है उसमें खराबी आनी शुरू हो जाएगी। कुछ साल बाद हो सकता है वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो जाए, ये हो सकता है। दूसरी ओर अगर वो चल भी रहे हैं और उनकी वायबिलिटी नहीं है तो वहां पर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जितना चलेंगे उतना ज्यादा वो क्या बोलते हैं, नुकसान बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसलिए एक बहुत त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है। और उसमें अगर अध्यादेश जारी किया, इसका मतलब सरकार भी उसकी क्या आवश्यकता समझती है कि क्यों वो इतना जल्दी लाने की जरूरत है, वो क्यों। जब हम पूछते थे खजूरिया साहब एक्सपर्ट थे तो वो ये कहते थे कि बैंक्रप्सी कोड के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं कि आपको ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। क्या वो ढांचा आपको लगता है कि अब तैयार है कि उसका इस्तेमाल हो? देखिए साहब, पहले अगर आपका ढांचा तैयार करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो वो ओवरनाइट तो नहीं आ सकता सिर्फ लेजिस्लेशन के माध्यम से। सिर्फ आप अगर एक कोई कानून पारित कर दें तो उससे आप कहें कि स्किल लेवल्स या उपलब्धता, ऐसे जो लोग हैं, अनुभवी लोग हैं जिनकी आवश्यकता, उनकी उपलब्धता ओवरनाइट तो बढ़ नहीं सकती। उसमें तो वो क्या कहते हैं, जो उसके हिकअप्स, जो उसकी जो बाधाएं हैं वो तो रहेंगी। लेकिन एक बार आपके पास अगर एक ऐसा प्रावधान है और धीरे धीरे आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी आते चले जाते हैं, तो आप उस प्रावधान का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर मान लीजिए पहले आपके पास इस तरह के उपलब्ध मैन पावर होती भी और आपके पास कोई कानून ही नहीं होता तो आप कैसे आगे बढ़ते? तो दोनों का होना आवश्यक है। तो एक कानून भी चाहिए और उसके लिए उसकी अनुभवी जो जिस तरह की वांछित पात्रता मांगी गई है, अर्हता मांगी गई है, उस अर्हता वाले लोग भी चाहिए। यानी वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन इस पे अमल में आना शुरू होगा तो धीरे धीरे चीजें रास्ते पे आएंगी, ऐसी उम्मीद। तो थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक और मुद्दा यहाँ पे जो बनता है वेंकटेश साहब की, अगर आपने मान लीजिए कोई भी केस उठाया, अमूमन 50% के 60% के आसपास, 50 से 60 के बीच में एनपीए कवरेज इस समय चल रहा है, तो हम ये मानेंगे कि किसी भी एवरेज केस में इतना ही होगा। तो क्या इतनी वसूली जब आप बैंक्रप्सी में जाएंगे तो हो जाएगी, और नहीं होगी तो फिर एडिशनल प्रोविजनिंग या राइट ऑफ का दबाव किस हद तक देखते हैं आप बैंकिंग इंडस्ट्री पे? नहीं, होना ही चाहिए। वो 50 to 60% प्रोविजन कवरेज हो गया, बैलेंस तो रिकवरी होना ही चाहिए। एडिशनल नुकसान नहीं होगा, और लेकिन और दो तीन केसेस में शायद हो सकता है कि और थोड़ा 10% का नुकसान होगा। लेकिन मार्केट ने इसको अच्छी तरह से लेगा कि कौन सा बैंक ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी वो रिसॉल्व कर रहे हैं एनपीए के ऊपर, वो मार्केट डेफिनेटली रिवॉर्ड करेंगे वो बैंकों के लिए। तो कैपिटल पे थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन इमीडिएटली मार्केट ने कैपिटल देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बैंक जल्द से जल्दी वो एनपीए का रेजोल्यूशन कर रहे हैं करके। तो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग टू हैपन, which will help the banking system in the long run. बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त हौसला रखते हुए इंप्लीमेंट करना चाहिए बैंकिंग सिस्टम को। कैपिटल की जरूरत पड़ी तो पूरी होगी, सरकार नहीं तो बाजार से पूंजी आपको मिलेगी, बशर्ते कि आप सही काम कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, वेंकटेश साहब और मिस्टर खजूरिया, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आशीष कुकरेजा और मानस जायसवाल हमारे दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हुए। आशीष, तमाम ये अच्छी बातें बैंकर्स कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स का भी मानना है, सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है सरकार, तो फिर ये ऊपरी स्तरों से इस तरह से निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स गिर क्यों रहे? काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने प्रदीप। देखिए, मार्केट के हिसाब से तो एक ट्रेड चला था बैंक्स में, समझ में आता है हमको। आप और मैं देख ही रहे थे कि किस तरीके से ये न्यूज पिछले कुछ दिनों से प्ले आउट हो रही थी और बैंकिंग सेक्टर किस तरह के तरीके से मार्केट को संभाल रहा था। तो एक तो वो ट्रेड प्ले आउट हो गया, जो हमारे बाजार में कुछ बड़े दिग्गज ट्रेडर्स हैं या एचएनआईज हैं, उन्होंने इस ट्रेड को अच्छे से कर लिया और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लिए। अब बची अध्यादेश की बात। अब देखिए प्रदीप जी, आपने भी अभी बात करी, सब समझ रहे हैं कि एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, एपिसोड है हमारे आगे।
लेकिन समझना पड़ेगा कि ये सबको फायदा नहीं देगा। बहुत अच्छा रिफॉर्म है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आप और मैं इस शो पे भी कितनी बार एनपीएस के बारे में डिस्कशन और बातचीत कर चुके हैं, अब ये आ गया है। सो देखिए, जो बैंक्स ने प्रोविजन नहीं करी ठीक ठाक और जिन्होंने बहुत ज्यादा कलाकारी करी हुई थी पिछले कुछ सालों में, वो तो बचेंगे नहीं अब, क्योंकि ये रेजोल्यूशन दूध का दूध पानी का पानी तो करेगा ही करेगा। जो बैंक्स बड़े हैं, प्रोविजन करके बैठे हैं, बीओबी, एसबीआई, उनको फायदा होगा। तो आई थिंक इतना तो समझ में आ रहा है और वही ट्रेड प्ले आउट होते हुए दिखेगा आपको आने वाले कुछ दिनों में। अगर मुझे अभी भी बताना हो तो छोटे मंझोले बैंक्स में अगर आपने पैसे बनाए इस न्यूज की वजह से, तो जरूर निकलिए और बीओबी और एसबीआई को लैप ऑन कीजिए। ओके, बीओबी और एसबीआई, ये है आपकी पसंद। मानस, आपकी पसंद क्या है और क्या आप वाकई इस वक्त इस गिरावट में आज ही पोजीशन लेना चाहेंगे? कितना इंतजार करेंगे? कितनी गिरावट पे आप एंट्री लेंगे? प्रदीप जी, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। देखिए, 2-3 रीजन है जो कंसर्न मैं समझता हूं, क्योंकि पहला रीजन तो ये है कि डेली चार्ट पे अगर आप देखिए तो आरएसआई पे लगातार नेगेटिव डाइवर्जन बन रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आज जब एक मौका था जब एक हम अपसाइड ब्रेकआउट देख सकते थे, बट वहां पर हमें ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला, वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे स्ट्रांग सेक्टर था बैंकिंग, जहां से लीडरशिप आ रही थी, वहां पर आज एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर आप पीएसयू बैंकिंग देखिए तो वहां पर ज्यादातर स्टॉक ने हाई लेवल पे एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है। मैं समझता हूं कि शायद पीएसयू बैंकिंग में यहां पर करेक्शन और चालू रहेगा। पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद हमें करीब 5 to 7% का कट पीएसयू मिड कैप बैंकिंग में देखने को मिले। इसलिए मेरी राय में बैंकिंग में अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि अगर निफ्टी ने अगर ट्यूजडे के लोज ब्रेक किए तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 50 डे मूविंग एवरेज निफ्टी टेस्ट कर सकता है, जो कि 9100 के आसपास है। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा इंतजार करना बेहतर है। बड़ी गिरावट निफ्टी में आने का अंदेशा है यहाँ पर मानस को। ऐसे में और कौन से स्टॉक्स हैं जो टूट सकते हैं और जहां आप शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं, जानेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और 3 बजने वाले हैं। हर रोज 3 बजे हम आपको बताते हैं निफ्टी पे आपकी स्ट्रैटेजी, यानी वो पोजीशन जो आप आज लेकर जा सकते हैं। और देखिए, वीकेंड है तो 2 दिन की छुट्टियों के पहले पोजीशन बनाना थोड़ा सा और मुश्किल होता है। ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स की राय लें, उसके पहले दुनिया के बाजारों पे नजर डालते हैं। खामोश सा ट्रेड चल रहा है यूरोप में और अमेरिका भी लगातार अटका हुआ सा नजर आ रहा है। आज का हाल क्या है देखिए, कुछ खास नहीं। तो दुनिया के बाजार कोई खास तेजी मंदी नहीं दिखा रहे, लेकिन हम बड़े वोलेटाइल हैं। काफी तेज उछाल और वैसे ही गिरावट, फिर संभलने की कोशिश फिलहाल बाजार में चल रही है। तो ऐसे में क्या है हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल? पहली कॉल यहां पर आती हुई मुस्तफा नदीम ये कह रहे हैं कि आपको तेजी करनी चाहिए। ओके, 9380 पर आपको यहां पर टारगेट दिख रहा है। 9255 पे स्टॉप लॉस लगाएं 3 से 4 दिनों के लिए। तो 9250 चूंकि ये लेवल टूट नहीं रहा है, लगातार हमने सपोर्ट लिया है इसके ऊपर ही, तो अभी बना रहेगा ऐसी उम्मीद है। सुमित जैन डिस्ट्री मनी सिक्योरिटीज के बाई कॉल दे रहे हैं निफ्टी पे 9255 पे स्टॉप, 9390 के टारगेट 4 दिनों में आने की उम्मीद। संदीप वागले, फाउंडर और सीईओ powermywealth.com के हमारे साथ अब यहां पर जुड़ते हुए। संदीप, आपकी क्या कॉल है? आफ्टरनून प्रदीप, मैं समझता हूँ थोड़े ऊपर में मैं आज बिकवाली करके चलूंगा। मैं अब तक काफी बुलिश रह चुका हूँ, बट ऊपर में सस्टेन नहीं हो रहा है। 9350 60 के वो लेवल है, लेकिन मैं बेचूंगा 9300 9320 ये रेंज में स्पॉट निफ्टी के लेवल्स है। 9360 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है 9200 के लेवल शायद हम मंडे या ट्यूजडे को देख पाएंगे। यानी आपको लगता है कि ये सपोर्ट अब टिकेंगे नहीं, बाजार नीचे ही जाएगा। मानस, आप क्या कहेंगे? मेरा समझना है कि अगर ट्यूजडे से लोज ब्रेक होते हैं 9265 के आसपास के, तो मैं शॉर्ट जाऊंगा, क्योंकि वो एक कंफर्मेशन होगा कि शायद जो गैप है उसके भी नीचे निफ्टी जाएगा और कम से कम अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा। तो कंफर्मेशन, जो सेल का कंफर्मेशन है वो 9265 के नीचे आता है, इसलिए मैं 9265 के नीचे सेल जाऊंगा। स्टॉप लॉसेस 9325 रहेंगे और टारगेट कम से कम 9100 के रहेंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जो शॉर्ट करना है वो 9250 टूटने के बाद करेंगे, अभी नहीं। मानस की राय है तभी आप मंदी देखेंगे, ऐसी उम्मीद, और उस हालत पे तो 9100 दिखेगा। चलिए, आप इंतजार कर सकते हैं 9250 टूटने का। अगर शॉर्ट तुरंत ना करना चाहे, वागले साहब की बात माने, तो आप अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं।
बाजार हालांकि काफी वॉलेटाइल है इन दिनों में, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ की स्विंग बहुत तेजी से दिखाता है और इस वजह से यहां पर थोड़ा असमंजस बना रहता है। लेकिन आज का ट्रेंड तो क्लियरली कमजोर, 9300 के ऊपर हम बंद होते हैं कि नहीं आखिरी आधे घंटे में, ये एक खास इंटरेस्टिंग बात होगी जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो जब ओवरऑल बाजार का मूड कमजोर बना हुआ है, ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनमें काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे थे आईटी स्टॉक्स की अब से आधे घंटे पहले और चार्ट पर भी हमने नजर डाली थी। एक और आईटी स्टॉक इस वक्त मेरे सामने आ रहा है, वो है L&T इन्फोटेक, और यहां पर आप देखें तो नतीजे का फायदा मिलता हुआ नए 52 वीक हाई इस स्टॉक ने बनाए हैं। हालांकि इसको लिस्ट हुए शायद 52 सप्ताह हुए नहीं होंगे, तो लिस्टिंग के बाद से नए हाई बनाए हैं, ये हम जरूर कह सकते हैं। आशीष, क्या इस पर आपकी नजर है? क्या लगता है आपको? देखिए, आपका मैं सुन रहा था आपको प्रदीप जी, और बिल्कुल सही एक प्रोबेबली थीम है इस समय की, जो लार्ज कैप्स प्लस जो सेक्टर्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट पिछले मूव में नहीं किया, वहां पे जरूर फंड्स का एक तरह से एक मूवमेंट आएगी, भले ही वो चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स हों या फिर कुछ ऐसे आईटी स्टॉक्स जो प्रोबेबली उतना प्रेशर नहीं देखेंगे कि उन्हें उनके रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होगा कि वो अपने साइज की वजह से या अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल की वजह से या जितनी अच्छे उनके डिजिटल प्रोडक्ट्स इस समय आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से। सो आई थिंक डेफिनेटली वहां पर आपको थोड़ा सा एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। एक स्टॉक में L&T बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करता प्रदीप जी, इसलिए मैं एक एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। अच्छा स्टॉक है, लेकिन माइंडट्री एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे लेवल पे अट्रैक्टिव लगता है। इन कुछ दिनों में चला है, बट हमें लगता है कि यहां पर थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो माइंडट्री टेक्नो फंडा कॉल बन गई उस लिहाज से। हमने टेक्निकल चार्ट पे ये स्टॉक आपको आधे घंटे पहले दिखाया था और आशीष को लगता है कि इस पर आपको फंडामेंटली भी दांव लगाना चाहिए। साथ ही प्रदीप, कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर लोगों ने आज के गिरते बाजार में कॉन्ट्रा कॉल लिया है। हाउसिंग फाइनेंस चमक कर सामने आ रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ऑफ कोर्स एक स्टार परफॉर्मर पिछले कुछ दिनों से एक्टिव है। इसके अलावा आप देखेंगे GIC हाउसिंग फाइनेंस में कुछ हरकत सुबह के ट्रेड में बनती दिखाई दी थी। अब फिलहाल फोकस गृह फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर्स पर बनता दिखाई दे रहा है। ये स्पेस हमने देखा है वैसे ओवरबॉट है आशीष, लेकिन क्या इस तरह के आइडियाज काम करेंगे अगर खतरा है कि बाजार यहां से आगे फिसलेगा? देखिए, इस समय फायदा बहुत मिल रहा है इन कंपनीज को, कोई डाउट नहीं है। और विद द वे थिंग्स आर मूविंग ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग साइड, जो कंपनीज यहां पे अपनी पकड़ बनाए हुए हैं उनके रिजल्ट्स अब आने वाले क्वार्टर में इंप्रूव ही होंगे। लेकिन कुछ जैसे अभी आपने अच्छा बोला कि कुछ पॉकेट्स में जरूर ओवरबॉट सिचुएशन है, वैल्यूएशंस हाई हैं। इनफैक्ट हमने थोड़ा समय पहले ही अपनी जो होल्डिंग्स हैं कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में लिक्विडेट करी। हम लोगों ने DHFL में हमारी बहुत पुरानी पोजीशन को लिक्विडेट किया। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा भी स्ट्रेच्ड है वैल्यूएशंस। सिलेक्टिवली जरूर थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। हमें L&T फाइनेंस अच्छा लगता है, दो इनडायरेक्टली वो हाउसिंग फाइनेंस में अब अपनी बढ़त बना रही है। ऐसे ही कुछ ब्रोकिंग कंपनीज जहां पे हमको मालूम है कि वो लोग भी अब हाउसिंग फाइनेंस में पकड़ बना रहे हैं। मोतीलाल काफी चल चुका है, जो उनका एक हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो भी हम उसको भी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। ये दो स्टॉक्स हैं जो हम इस सेक्टर में अभी इस समय लेना चाहेंगे। बाकी हम लोग अभी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ही हैं। एस्कॉर्ट से काउंटर जिसमें हम देख रहे हैं अच्छी तेजी बनती हुई, और आप ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखेंगे तो करीब 13% तक का बढ़ गया है इस काउंटर में। मानस, क्या ये काउंटर आगे और रफ्तार पकड़ सकता है? फिलहाल 4% ऊपर है, तो क्या आज इस ट्रेडिंग सेशन में अगर किसी का लॉन्ग है वो कैरी किया कर सकते हैं, या फिर आज ही सौदा निपटाएं? देखिए, अगर लॉन्ग है तब तो आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइन रिवर्सल का या वीकनेस का नहीं दिखता है। और पैटर्न को देख लगता है कि 610, 612 तक के लेवल्स देखने को बिल्कुल मिलते हैं। क्योंकि मार्केट वीक है, इसलिए मेरा समझना ये है कि सबसे पहले काम करना है आप अपने स्टॉक लॉसेस 580 के नीचे जरूर लगा रहे हैं। अगर 580 के नीचे स्टॉक एक बार जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक करना बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक बड़ा 300 से सेंटर से स्टॉक में देखने को मिला है। एक छोटा सा 580 रुपये का स्टॉक लॉस है, बने रहे, क्योंकि उम्मीद है कि 510 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अगले हफ्ते पर नजर होगी हमारी, और अगले हफ्ते जो खास मौका मिलेगा आपको बाजार में निवेश का वो होगा एक IPO में। हुडको
अभी आप आशीष कह रहे थे कि आपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से पोजीशन लिक्विडेट की है, तो क्या इस आईपीओ में पैसे लगाने की जगह बनाई? आई थिंक आई काइंड ऑफ अग्री विद यू। ये एक काफी समय बाद फिर एक ऐसा आईपीओ आया जहां पे मुझे लगता है कि जो ये सेक्टर है, ये सेगमेंट है, यहाँ पे आपको अच्छे कमाई के मौके मिलेंगे, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हैं, और यहाँ पे मैं आपको सीधे तौर पे इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा। ओके, पैसे लगाए जाए और यहाँ पर काफी एक्शन देखने को मिल सकता है इस स्पेस में। देखना होगा कि किस तरह का रिस्पांस इस सरकारी इशू के हाथ आता है। इनफैक्ट एक तगड़ा इशू जिसमें हमने देखा था लोगों ने काफी पैसे भी बनाए, वो लिस्टेड कंपनी आज काफी चमक रही है। एवेन्यू सुपरमार्केट इस समय 5% का उछाल देखने को मिला। इनफैक्ट दिन भर इसमें खरीदारी थी, लेकिन अब जाकर फिर से 1% तक का उछाल इसमें और ऐड हो रहा है, 811 पर है। ये तो एक स्टेलर परफॉर्मेंस साबित हो गया आशीष। देखिए, एक कंप्लीटली नई कैटेगरी जैसे बना दी गई हो पूरे रिटेल स्पेस में, वैसी एक पकड़ है इस कंपनी की, इस बिजनेस पे। और जिस तरीके से अर्निंग्स पे आप देखें, और जो आने वाले क्वार्टर्स में जो एक्सपेंशन खुले तौर पे ये कंपनी कर रही है, जो और डिफरेंट मॉडल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाली है आईपीओ के पैसे जुटाने के बाद, तो अर्निंग ग्रोथ जो है वो इन लेवल्स पे भी बहुत स्ट्रांग आती हुई दिख रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनफैक्ट 25-30% तक आपको अर्निंग ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले क्वार्टर्स में, जो इस स्पेस में बहुत आसान नहीं है लाना, क्योंकि आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ headroom for this particular company going ahead. हम लंबी बात कर सकते हैं अर्शदा, but all I know is that there are various models which are being executed now, and they are going to give even more margin to this company. So आप अगर छोटा सा मैं टाइम अगर आप कंपेयर करें कैसे कुछ ही प्लेयर यूएस जैसी मार्केट में या बड़ी इकोनॉमीज में डोमिनेट कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर थीम को आगे बढ़ाया थिंक, और उस हिसाब से एवेन्यू सुपरमार्केट इज गोइंग टू stay here for long, and I think you can take a target of around 1,000 for if you can hold for a year. ओके, 1,000 रुपए तक भी जा सकता है अगर आप साल भर के लिए यहाँ पर पोजीशन बरकरार रख पाएं। अगले हफ्ते आने वाले जिन नतीजों पर हमारी नजर होगी उनमें से खास तौर पे भारतीय एयरटेल और भारतीय इंफ्राटेल, इनके नतीजे आएंगे। आशीष, किस तरह की उम्मीद आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक नॉन इवेंट जैसा क्वार्टर रहेगा इस सेक्टर के लिए, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव भी हाथ में लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस कट लिए गए और जो मार्केटिंग स्पेंड था पूरी इस जोन में जहां पर एक तूफान के सामने खड़ी थी ये कंपनियां, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इस क्वार्टर में क्लियरली विजिबल दिखेगा, और कुछ की नंबर्स हैं वो भी डिसअपॉइंट कर सकते हैं। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कमेंट्री मैनेजमेंट की समझना इस समय कि वो क्या किस तरीके से आने वाले समय में देख रहे हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेशन आगे बढ़ चुका है वो मार्केट को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने वाला है। तो आई थिंक मुझे तो कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है प्रदीप भारती के रिजल्ट से। इनफैक्ट we are like strict no and we are away from this sector for quite some time now. ओके, तो इस सेक्टर में एक और नतीजा भी आएगा आइडिया का, तो यहां से दूर रहने की राय फिलहाल निकल कर आ रही है। लेकिन इसी सेक्टर्स पे एक स्टॉक और है जिस पर नजर है हमारी, टाटा कम्युनिकेशंस, और यहां पर नतीजे के बाद आज आप देखिए जैसी पिटाई हुई है, काफी मंदी हो रही है वायदा कारोबार में। अगर आप अभी नजर डालें, दिन के लोस 630 के आसपास थे, वहां से करीब करीब वहीं चल रहा है, अभी भी कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिल रही। और यहां पर फिलहाल अगर आप देखिए तो एक अच्छी तेजी जो बनी थी पिछले दिनों में कि इसकी जमीन का फाइनली कुछ इस्तेमाल होगा और सरकार वहां पे रिटेल निवेशकों को फायदा देगी, तो असली ट्रिगर तो खैर कहीं और है, लेकिन कोर बिजनेस भी आशीष इसका काफी हद तक मददगार रहा है। वहां पे अब निराशा देखी जा रही है। क्या लगता है आपको, क्या यह मौका है टाटा कम्युनिकेशन जैसे एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में निवेश का, या दूर रहेंगे? देखिए,
अभी थोड़ा टाइम रुकना चाहिए क्योंकि ये नतीजे काफी डिसअपॉइंट करने वाले थे। जो प्रोडक्ट्स में जो जैसे इनका जो एंटरप्राइज बिजनेस है या फिर और जो डेटा प्रोडक्ट्स में जो कभी हमने देखा कि थोड़ा रुझान ठीक ठाक हुआ था, वहां पर भी इस समय तकलीफ देखने को मिली है। तो अछूता नहीं है ये स्टॉक भी इस समय जो दौर से सेक्टर गुजर रहा है। सो आई थिंक कमजोरी और बढ़ सकती है प्रदीप, और जो आपने ट्रिगर बताया वो तो खैर है ही, उस वजह से ही स्टॉक में जो एक अच्छा रुझान देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं जो वो हिस्सा है वो तो स्टॉक को बचाए हुए है, नहीं तो आज और ज्यादा टूट जाता। बट जो कोर बिजनेस है वहां पे तकलीफ और परेशान करने वाली है। हमारे साथ अब एक और जानकार जुड़ गए हैं, आनंद टंडन फोन लाइन पर। आनंद, गुड आफ्टरनून। आज तो अपेक्षा थी इतने बड़े ऐलान के बाद, उस संशोधन के बाद बैंक्स लीड करेंगे, लेकिन चाल पूरी उल्टी पड़ती हुई ऊपरी लेवल्स पर लोगों ने बिकवाली करना बेहतर समझा है। इस सेल ऑफ को कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए, एक दिन से सेल ऑफ नहीं होता है, लेकिन सेल ऑफ होना जरूरी है। जिस लेवल पर बाजार चला गया है वो बाजार अनसस्टेनेबल लेवल है, और अर्निंग्स जो आ रहे हैं वो कोई बहुत आपको चौंका देने वाले मुझे नहीं लगता कि आएंगे। तो उसके कारण इस लेवल से जो है थोड़ा कुछ हद तक पैसा जरूरी है निकालना। और ऐसी स्थिति में ये जो सारी खबरें आज डिस्काउंट हो रही हैं, अब देखिए जो अर्निंग्स की आपने बात कही, यूनियन बैंक का नतीजा आएगा सोमवार को, और हमारा अनुमान है कि 60% मुनाफा घट सकता है यहां पे, और एनपीएस पर तो नजर होगी ही। तो ऐसी स्थिति में क्या फिर मार्केट इस नतीजे को देखकर रिएक्ट करेगा और गिरावट आएगी, या मार्केट ये कहेगा कि नहीं, अभी तो अब हफ्ते 10 दिन में आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आ जाएंगी और एनपीए का रेजोल्यूशन शुरू हो जाएगा, इसलिए तेजी करनी चाहिए? देखिए, जो अभी ऑर्डिनेंस आया है उससे ये रेजोल्यूशन किस तरह से होगा ये साफ जाहिर नहीं है। जब तक वो साफ नहीं होता कौन पैसा डालेगा, आप कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर लीजिए, ले दे कि किसी को लॉस लेना जरूरी है। अगर लॉस बैंक लेती है तो एक बार फिर से आपको झटका पड़ेगा, अगर लॉस गवर्नमेंट लेती है तो ठीक है, एक बार बैंक में जरूर तेजी आ सकती है, लेकिन वो फाइनली फिस्कल डेफिसिट पे फर्क पड़ेगा। तो जब तक लॉस नहीं लिया जाता तब तक कोई और रेजोल्यूशन पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। तो आप कुछ भी लॉ चेंज करिए, कोई भी ऑर्डिनेंस चेंज करिए, उसमें आप भले ही कुछ हद तक तेजी ला सकते हैं बाजार में बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको राइट ऑफ लेना जरूरी है। तो अगर आप उसके लिए रुके हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो बाजार में चाल दिख रही है आपको, उससे कुछ फंडामेंटल्स का लेना देना है। तो इन सरकारी बैंकों पर आपकी राय क्या बन रही है, स्पेशली इस डेवलपमेंट को देखने के बाद? आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म में आप इच्छुक रहेंगे गिरावट का फायदा उठाने के लिए, पैसा लगाने के लिए, या फिर अभी भी सेफर कॉल है निजी बैंकों के साथ ही रहना? जैसे मैंने कहा, फंडामेंटल्स इस वक्त क्लियर नहीं है, कौन लॉस ले रहा है ये साफ नहीं है। अगर किसी को आनंद, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आपका फिलहाल ऑडियो बहुत खराब आ रहा है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच एसटीबीटी या बीटीएसटी ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सर्वेंद्र श्रीवास्तव की राय फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आती हुई। गेल कह रहे हैं बिकवाली करके चले, 410 का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है। इसके अलावा सर्वेंद्र के रेडार पर कौन सा शेयर है वो भी आपको बताएं। गेल की हमने बात की, गेल पे इनफैक्ट उन्होंने कॉल दे दिया है। एसबीआई पर भी वो कह रहे हैं बिकवाली करनी चाहिए। 290 तक ये स्टॉक फिसल सकता है, यानी कि यहां से आगे 6 रुपए की गिरावट दिखाई दे रही है। निशांत जैन की क्या राय है ये भी आपको बता दें। निशांत कह रहे हैं अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करके चले, 255 टारगेट का काम करेगा, 243 का स्टॉप लॉस लगाइए। अंबुजा सीमेंट के अलावा निशांत को सीजी पावर भी पसंद है, 81 का टारगेट इन्होंने दिया है, 77 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। संदीप वागले हमारे साथ है। संदीप बताइए, बीटीएसटी या एसटीबीटी? हर्षदा, मैं स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लूंगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट वन वे गिरेगा। मेरा एक बीटीएसटी है, एक एसटीबीटी है। बाय करके चले एस्कॉर्ट्स में 585 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 603, और सेल करना है जी एंटरटेनमेंट 515 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 496। ओके,
जीएनए एक्सेल के नतीजे इस बीच आए हैं और यहां देखिए आमदनी 133 से घटकर 126 करोड़ हो गई है और मुनाफे पर भी दबाव है, मार्जिन पर भी दबाव है। इनफैक्ट एबिडा लेवल पे ही 23 करोड़ के सामने 17 करोड़ पे आ गया है और ये स्टॉक जोर से गिरता हुआ इस नतीजे को देखकर ये तो लग ही रहा है। आशीष, आपकी राय लेंगे, लेकिन उसके पहले मानस आपसे बीटीएसटी लेना चाहेंगे या आपके एसटीबीटी क्या है आज के कॉल्स? दोनों एसटीबीटी कॉल रहेंगे प्रदीप जी। पहला टाटा मोटर्स डीवीआर रहेगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ है दोनों टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर में। तो मैं टाटा मोटर्स डीवीआर पे एक सेल कॉल देना चाहता हूं जिसके टारगेट 251 रहेंगे, स्टॉप लॉसेस 263 के रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है एनएमडीसी का क्योंकि एनएमडीसी ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम क्लियरली दिखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 120 तक के टारगेट पॉसिबल है। 126 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं और एक सेल कॉल में। ओके, तो यह आपके लिए फिलहाल एसटीबीटी कॉल बंदी करके चलने की राय पूरी तरह से मानस की बन रही है। लेकिन आशीष, आपकी राय जीएनए एक्सेल पे? देखिए, मैं ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रैक तो नहीं करता हूं प्रदीप, बट इतना जरूर है कि ये सेगमेंट में रिजल्ट्स जो पूरा सेगमेंट है वहां पर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और अच्छे आने की उम्मीद है जो भी है। और ऑटो एंसिलरी हैज बीन डूइंग फेयरली ओके। इनफैक्ट जो शाफ्ट के बिजनेस में हमने देखा है कि छोटी मंझोली कंपनीज ने भी अच्छे नतीजे दिखाए हैं। सो आई क्लियरली सी कि ये रिजल्ट की वजह से, देखिए इस पूरे मूव में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो अनवारंटेड मूव दिखा चुके हैं और वो जो सफाई है वो शायद आज थोड़ी बहुत शुरू हो गई है। और अगर गलती से 50-100 पॉइंट और निफ्टी निकल गया प्रदीप यहां से, तो वो थोड़ी लंबी सफाई हो सकती है। और ऐसे स्टॉक्स जो क्लियरली जिनकी अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी नहीं है वहां पे जरूर मार पड़ेगी और इसीलिए आप देखिए रिजल्ट आते ही ऐसे स्टॉक रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर इस क्वार्टर में कहीं पे भी आपको ऐसी निराशा हाथ लगी तो जो मार है वो ज्यादा बड़ी पड़ेगी। जीएनए एक्सेल फिलहाल 5% नीचे उन नंबर्स के बाद, लेकिन एक पॉकेट जहां पर हमने देखा है काफी तेजी रही है आज दिन भर, वो है एविएशन कंपनियां। स्पाइस जेट भले ही ये पिछले 20 मिनटों में ऊपरी लेवल से कुछ हल्का होता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन अभी भी 4% ऊपर है। इसके अलावा हमने देखा है आज इंटरग्लोब एविएशन, जेट एयरवेज में भी काफी खरीदारी हुई है। मानस, आपकी क्या राय रहेगी इन तीनों में सबसे अट्रैक्टिव कौन सा है, क्या रखा जाए? देखिए, ट्रेडर के तौर पे जेट एयरवेज के ही साथ जाना प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियरली हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। हालांकि आज हाई लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लगता है और मैं समझता हूँ जब तक 500। चलिए, तकनीकी दिक्कत यहां पर भी आती हुई नजर आ रही है। एविएशन स्टॉक्स में आज की तेजी के पीछे क्रूड की भारी गिरावट का बड़ा हाथ रहा है। एक और स्टॉक जिस पर नजर होगी वो है एबीबी इंडिया। इसके नतीजे आएंगे सोमवार को और हमारा अनुमान है कि यहां पर मुनाफा करीब 42% तक बढ़ सकता है और मार्जिन में अच्छी मजबूती देखी जा सकती है। आनंद, क्या आप इस पर नजर रखते हैं? कौन सा शेयर? एबीबी इंडिया। नहीं, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। आशीष, आपकी कोई राय होगी? जी देखिए, जो आई थिंक एक और आपने जैसे बात किया, कंटिन्यू कर रहे थे कि हम लोग लार्ज कैप और आईटी की बात कर रहे थे, वैसे ही जो ये सेगमेंट है कैपिटल गुड्स और रिलेटेड सेगमेंट है, आई थिंक वहां पर भी कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर आपको अब रुझान तेजी का देखने को मिल सकता है। आई मे नॉट बी एबल टू कमेंट एंटायरली ऑन द रिजल्ट प्रदीप, बट इतना जरूर क्योंकि आपने बात की तो ऐड करना चाहूंगा, जो भी यूटिलिटीज और क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहां एक अर्ली मूव आते हुए दिख रहा है, थोड़ा बहुत ऐसा समझ में आया है। और अगर आप एलएनटी के भी मैनेजमेंट से कुछ बात करें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स में एक मूवमेंट देखने को मिल रही है। सो उस हिसाब से मेरे को लगता है ये सेक्टर में अभी भी कुछ ऐसी एरियाज हैं जहां पर आपको, और एबीबी एक अच्छी कंपनी है, अगर रिजल्ट खराब होने की वजह से किसी वजह से अगर इस बार आपको नीचे मिले तो लेना चाहिए। आई थिंक ये सेक्टर आपको ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा आने वाले कुछ हफ्तों में। कुछ ऑफ परफॉर्मेंस इस कैपिटल गुड स्पेस में आने की संभावना साफ दिखाई दे रही है। हम एविएशन पर बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है दिग्गज इन्वेस्टर्स, वॉरेन बुफे जैसे भी लोग एविएशन पर दाव लगाना शुरू कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो क्रूड की स्थिति है वो एक मेजर बेनिफिशियरी रहा है भारतीय कंपनियों के लिए खासकर। क्या फंडामेंटली भी यहाँ पर आनंद आपको लग रहा है अब शायद पोर्टफोलियो में रखने लायक ये शेयर बन रहे हैं या फिर उतना ही जोखिम है जितना पहले था?
देखिए, जहां तक एविएशन का सवाल है, इंडिया में डिमांड जरूर अच्छी है, लेकिन डिमांड तभी अच्छी रहती है जब दाम कम रहते हैं। जैसे ही आप दाम बढ़ाएंगे तो डिमांड गायब हो जाएगी। तो इसके कारण ये ट्रेड ऑफ जो है बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि तेल के दाम गिर रहे हैं, इसीलिए जरूर फायदा होगा नियर टर्म में। और आज का मूव आपने जैसे कहा उसके कारण हो सकता है, लेकिन ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस यहाँ से जो ग्रोथ होगी वो आप लो प्राइस पे कर पाएंगे कि नहीं, ये सवालिया निशान है। और मेरे हिसाब से ज्यादातर स्टॉक्स जो है फिलहाल मोर और लेस डिस्काउंट कर रहे हैं उनका जो अर्निंग पोटेंशियल है। ओके आनंद, इसके साथ ही अगर आप देखें तो वीकेंड के बाद जब हम लौटेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए शायद फ्रांस का चुनाव एक सबसे अहम ट्रिगर साबित हो सकता है, क्या राय रखते हैं? फिलहाल जो लग रहा है फ्रांस का नतीजा, उससे तो नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी फ्रांस की पॉलिसीज में। हाँ, अगर ले पेन जीत जाती हैं तो डेफिनेटली एक जोर से झटका लग सकता है, क्योंकि उनका जो एंटी यूरो स्टैंड है वो एक बार फिर से बाजार को घबरा सकता है। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, देखना होगा कि क्या नतीजा आता है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार किस तरह से रिएक्ट करते हैं। खैर, वापस अगर भारतीय बाजार और आज के मूवर्स पर नजर डालें तो पिछले कुछ मिनटों में चंबल फर्टिलाइजर तेजी से ऊपर आ रहा है। कल अच्छी खासी खरीदारी इस पूरे स्पेस में बनती दिखाई दी थी। आज सुबह से फर्टिलाइजर कंपनियों में मुनाफा वसूली हावी थी, लेकिन चंबल में 2.5% का उछाल आप देखेंगे वो स्पाइक करता हुआ। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल निचले लेवल से भी ये पिकअप कर रहा है। अब 1.5% की तेजी आ गई है पिछले 15-20 मिनटों में। वागले साहब बताइए, चंबल फर्टिलाइजर 114-115 के आसपास क्या खरीदा जाए? अक्षता थोड़ा लेट है। राइट लेवल 103-104 जहां पर ब्रेकआउट आया था वो था, तो अगर किसी ने वो लेवल पे उसके आसपास बाय किया है तो मैं डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 122-125। बट यहाँ पर फ्रेश खरीदने की व्यू मेरा नहीं होगा और अभी मैं स्टॉप लॉस दूंगा 108 का। ओके, 108 का स्टॉप लॉस आप लगाइए। आशीष, एस चांद की लिस्टिंग भी अगले हफ्ते होगी और यहाँ पर आप देखें तो जिस तरह से एनालिस्ट की राय आ रही थी, कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं थे, पर फाइनली करीब 60 गुना भर गया, तो काफी अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद रखेंगे। देखिए, मुझे भी ये प्रोबेबली सेक्टर में थोड़ा लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं। जरूर एक यूनिक प्रोपोजिशन मार्केट के लिए आती है। देयर आर नॉट टू मेनी कंपैरिजंस व्हिच आर देयर इन द मार्केट, और कहीं ना कहीं उसका एक फायदा जरूर कंपनी को मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसे फंड्स हैं जो इस तरह की सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरह का कंपटीशन इस समय अनलिस्टेड स्पेस से प्राइवेट इक्विटी ड्रिवन जो ये सेक्टर आगे बढ़ा है, सो आई थिंक क्लियरली वहां पे जिस तरह की टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन आई है और आगे बढ़ती जा रही हैं, सो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इतना भरा है। और अगर एक लिस्टिंग इन आता है तो जरूर आपको एक मौका देख के जरूर एग्जिट करना चाहिए। देयर आर बेटर प्लेयर्स विच में हिट मार्केट्स इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अभी आजकल में हम सुन रहे थे कि कैसे बायजू जो एक छोटी सी कंपनी है, इट हैज बिकम अ केस स्टडी इन हार्वर्ड। सो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन अहेड फॉर दिस कंपनी। कंपटीशन बढ़ता हुआ, एस चांद से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। ये ऑफ कोर्स लिस्ट होगा अगले हफ्ते ट्यूसडे, मंगलवार को लिस्टिंग होने वाली है। साथ ही रिजल्ट्स के लिहाज से अगला हफ्ता हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स के लिहाज से भी एक्टिव रहेगा। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों के नतीजों का इंतजार रहेगा। और पेंट कंपनियों में तो एक और फैक्टर वो कच्चे तेल का भी है, लेकिन ये भी एक कंजम्पशन स्टोरी है। और हमने देखा था डीमोनेटाइजेशन के बावजूद इन काउंटर्स में अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए थे। आनंद, पेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, स्पेशली दिग्गजों जैसे एशियन पेंट्स? बढ़िया कंपनी है, महंगा शेयर है। तो क्या सलाह क्या होगी? पैसे लगे हुए हैं तो बने रहें या फिर एक बार मुनाफा वसूली कर लें? इस वक्त कहीं भी आप फ्रंट लाइन में निवेश करें तो आपको कम से कम 3 या 5 साल का रवैया लेकर चलना पड़ेगा। उससे नीचे में आपको अगर प्रॉफिट बनता है तो वो आपकी अच्छा लक है। ओके, इस बीच देखिए आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी तेज खरीदारी देखने को मिली है। इसके अलावा इन्फीबीम एक स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है
जहां पर आज जाते जाते काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ लोगों ने खरीदारी की है। इंटरेस्टिंग है ये, हालांकि आज बहुत कम ऐसे स्टॉक हैं, पर बिकवाली की तरफ देखिए कौन से स्टॉक्स हैं। जीएनए एक्सेल में बिकवाली हुई है। टाइम टेक्नोप्लास्ट स्टॉक में जिस तरह से ये जानकारी आई थी कि एक बड़े जाने माने निवेशक ने पैसे लगाए हैं और स्टॉक तेजी में था, किस तरह से गिरा है ये आप देख सकते हैं। और यहां पर इस वक्त जो आंकड़े मेरे सामने आ रहे हैं, करीब 30 लाख शेयर्स बेचे गए हैं पिछले कुछ मिनटों के दौरान, और ये स्टॉक 5% क्रैक हुआ है इस बिकवाली के चलते। तो फंस गए लोग अगर आपने किसी का नाम सुनकर लिया हो। जैन इरिगेशन ऐसा ही एक और स्टॉक है जहां पर काफी तेज बिकवाली होती हुई 15-16 लाख शेयर्स बिके हैं जैन इरिगेशन के। इसके अलावा तानला सॉल्यूशंस और यूको बैंक एक और स्टॉक मुझे दिखाई देता है जहां पर काफी बड़ी मात्रा में शेयर्स बेचे गए हैं। फर्स्ट सोर्स यहां पर भी काफी अच्छी खासी बिकवाली हुई है। नतीजे और फिर उसके बाद मैनेजमेंट ने जो डिटेल्स दिए, आशीष यहां पर आप देखिए फर्स्ट सोर्स में मैनेजमेंट ने यह कहा है कि फिलहाल उनकी कंपनी से निकलने की योजना नहीं है, और पिछले दिनों में ये चर्चा काफी जोर से थी कि संजीव गोयनका यहां से निकलना चाहते हैं। तो ये खबर तो स्टॉक मूवमेंट के लिहाज से नेगेटिव होगी। जी, आई थिंक यही एक ट्रिगर है जो स्टॉक में थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए हुए था, बिकॉज अदरवाइज वी ऑल अंडरस्टैंड कि बिजनेस में जो तकलीफ है और जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है वो बरकरार है, और काफी ऐसी जो इस समय इस सेक्टर में दिक्कतें आ रही हैं वो डायरेक्टली फर्स्ट सोर्स जैसी कंपनी को इम्पैक्ट करती हैं। सो आई थिंक ये वजह से तो अब मुझे लगता है कि अब थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है, और आपको शायद 35 तक के भी लेवल आप देखने को मिले। ओके, बाजार बंद होने वाला है, समय तो नहीं है, लेकिन वागले साहब जैन इरिगेशन एसटीबीटी है क्या? प्रदीप, वीक तो डेफिनेटली है। एसटीबीटी में शायद कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, मैं थोड़े से बाउंस बैक पे सेल करना चाहूंगा क्योंकि फाइनेंशियल्स मैच नहीं होंगे, बट यहां से भी थोड़ा और डाउनसाइड मुझे दिखाई देता है। लगभग ये 95 के लेवल्स डेफिनेटली टेस्ट कर सकता है, अभी 100 है, लेकिन 103, 104, 105 के आसपास बेचना ज्यादा बेटर होगा। चलिए 105 के आसपास बिकवाली करेंगे तो बेहतर रहेगा, वो है जैन इरिगेशन पर राय। लेकिन देखिए आखिरी 50 मिनट आज के ट्रेड के और 80 पॉइंट की गिरावट पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा मार बैंक से ही पड़ी है। टॉप लूजर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। आज निफ्टी में 4% का नुकसान इसमें बनता दिखाई दिया। इसके अलावा जो दूसरे बैंक शेयर पिट रहे हैं इसमें आप देखेंगे एक्सिस बैंक है, साथ ही साथ येस बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई जैसे काउंटर्स पर दबाव बनता हुआ। कल का स्टार परफॉर्मर आईसीआईसीआई बैंक भी आज नरम पड़ता हुआ। पिछले अब 20 मिनटों में यहां पर 1% का प्रेशर बन गया है, वरना आप देखेंगे ओबीसी, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, पुल लिस्ट लंबी है आज बैंकिंग काउंटर्स की। और यही वजह है कि बैंक निफ्टी जो आज हाईस पर ट्रेड कर रहा था 22,700 या फिर और 800 की तरफ उठा था, आज 132 अंकों की गिरावट पर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। और मिड कैप्स में भी आज के सेल ऑफ को देख और यहां पर काफी मार पड़ी है, 200 अंकों की गिरावट पर इनफैक्ट ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ। चुनिंदा फर्टिलाइजर कंपनियां, ऑफकोर्स छोटे बैंक, जैन इरिगेशन जैसी कंपनियां, आज लिस्ट लंबी है प्रदीप सेल साइड। बिल्कुल, बिकवाली वाले स्टॉक्स काफी ज्यादा हैं यहाँ पर, और जैसे कि हमने आपको कुछ स्टॉक्स बताए जहां पर जाते जाते काफी जबरदस्त बिकवाली हमने होते हुए देखी है। इस लिस्ट पे अगर आप देखें तो पटेल इंजीनियरिंग को भी आप शामिल कर सकते हैं, आरएसएस इंफ्रा, ये सारे हाई बीटा स्टॉक्स हैं। तो जब बाजार का मूड बदलता है तो उनमें आप अच्छी बिकवाली देखते हैं। जीआईसी हाउसिंग पे नजर डालिए, आखिरी मिनटों में अच्छे वॉल्यूम के साथ इस काउंटर पर भी बिकवाली होती हुई देखी है। इंडिया सीमेंट जो काफी हद तक मजबूत हो रहा था, करीब 8 लाख शेयर्स जाते जाते यहां पर ट्रेडर्स ने बेचे हैं ऐसा लगता है। तो ये कुछ एक ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने तेज बिकवाली देखी। लेकिन इस पूरे हफ्ते के दौरान बाजार का मूड कैसा रहा ये उस पर नजर डालते हैं। और सेंसेक्स और निफ्टी के लिहाज से सबसे पहले देखें तो हम एक दायरे में घूमते हुए नजर आए थे पूरे हफ्ते के बीच। फाइनली फ्लैट सी क्लोजिंग, कहीं भी गए नहीं, लेकिन रेंज के निचली तरफ बंद हुए हैं। 9,300 के नीचे जाकर निफ्टी बंद हुआ है। ये जरूर एक अहम बात है और एक थोड़ा कमजोरी का सिग्नल है। टाटा मोटर्स इस हफ्ते के दौरान अगर आप इंडेक्स के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा लूजर होगा टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स डीवीआर, ये दोनों बहुत बुरी तरह से टूटे। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में हिंडाल्को और टाटा स्टील कमजोर होते हुए नजर आए, और लुपिन भी। लेकिन पॉजिटिव साइड में आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक बड़ा हैवीवेट है, जो नतीजे के बाद काफी जबरदस्त चला था कल,
और इसने नेट हालांकि 300 का आंकड़ा पार कर लेता तो शायद ट्रेडर्स ज्यादा खुश होते, वो तो नहीं हुआ, पर इस हफ्ते काफी चला जरूर है। इंडिया बुल्स हाउसिंग एक और जबरदस्त परफॉर्मर था और भारतीय इंफ्राटेल देखिए नतीजे के पहले इस हफ्ते काफी चला है भारतीय इंफ्राटेल का स्टॉक भी, लेकिन फाइनली निफ्टी 9,300 के नीचे और निफ्टी बैंक 22,600 के करीब। ये दोनों क्लोजिंग वागले साहब कैसी नजर आती है आपको? प्रदीप, फर्स्ट टाइम पिछले कई दिनों के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा बेरिशनेस करिए या करेक्टिव मूव जो एक्सटेंड होगा ये सेट इन हुआ है और मुझे कम से कम 80 से 100 पॉइंट नीचे यहां से दिखाई देता है। 9180, 9200 मुझे लगता है निफ्टी पे आ सकता है और ऑन द अपसाइड 9300, 9320 ये सही लेवल होगा मेरे हिसाब से बेचने का और 9360 का स्टॉप लॉस से आप थोड़ा सा ऊपर में बिकवाली आना चाहिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि 9100 के 9150 के नीचे ना चले जाए। 9180 के आसपास बॉटम हो सकता है और वापस अगर हम 9300 के तरफ जाएंगे तो मूव चालू होगी। ये छोटी करेक्शन है, मुझे 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर की करेक्शन लगती नहीं है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद टंडन साहब, आशीष कुकरेजा, वागले साहब और मानस साहब हमारे साथ आज जुड़े इस चर्चा में। लेकिन इस वक्त आपको एक जानकारी दें कि कॉग्निजेंट के नतीजे आ चुके हैं और इस पर अगर आप नजर डालें और साथ ही साथ जो गाइडेंस भी उन्होंने दिया है बाजार में आईटी स्टॉक्स के लिए खासतौर पे काफी अहम होगा। हमारी उम्मीद थी कि फ्लैट से नतीजे आएंगे इस क्वार्टर के दौरान और जो नतीजे फिलहाल हमारे सामने हैं हल्की सी ग्रोथ दिखाई दी है, मोर और लेस इन लाइन ही लगता है अश्ता लास्टली इन लाइन। लेकिन प्रदीप, जो रेवेन्यू गाइडेंस है उस पर ज्यादा बाजार ध्यान देगा और उसे एक अंदाजा लगेगा कि यहां से आगे आने वाली तिमाही में भारतीय कंपनियों यानी कि इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों का प्रदर्शन कैसा बनता हुआ दिखाई देगा। रेवेन्यू वो देख रहे 3.63 से 3.68 बिलियन डॉलर्स के बीच और साथ ही साथ ये इनफैक्ट क्वार्टरली मेरे ख्याल में गाइडेंस है। अब मेरे को कंपैरेटिव याद नहीं है कि क्या तो मामूली सी बढ़ोतरी इस क्वार्टर से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो मामूली सी बढ़ोतरी की गुंजाइश यहां पर बनती है। और ज्यादा जानकारी पे हम नजर रखेंगे। कॉग्निजेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल भी होगी अब से कुछ देर बाद, तो वहां से क्या कुछ निकल कर आता है। सोमवार के दिन आईटी कंपनियों के लिए ये एक इंटरेस्टिंग ट्रिगर हो सकता है। लेकिन फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज पर। आज भले ही बाजार ने मूड थोड़ा सा बिगाड़ा है, लेकिन वीकेंड मस्ती हम आपके लिए लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस वीकेंड में आप क्या करें। बने रहिए।